उम्मीद पर दुनिया कायम है और इसीलिए 2025 के बाद लग रहा था कि 2026 में लागू होगा। एक ब्राह्मण ने कहा है कि यह साल अच्छा है और पूरी दुनिया में चल रही गड़बड़ियां अमेरिका अक्सर इनके लिए जिम्मेदार रहा करता आया है, लेकिन शायद नोबेल पीस प्राइज की चाहत में ही ट्रंप कुछ अलग करें और दुनिया में शांति आए, यह लग रहा था। लेकिन जो वो पुरानी आदत है अमेरिका की, क्रिएट द प्रॉब्लम्स एंड देन सेल द सॉल्यूशंस, ये लग रहा है अब भी जारी है और आगे भी जारी रहेगा। न सिर्फ जारी रहेगा बल्कि ट्रंप इसको और तेजी के साथ आगे बढ़ाएंगे। ट्रंप के संदर्भ में जब हम चर्चा कर रहे हैं, 2026 क्या और ज्यादा सुलगाने वाला पूरी दुनिया को होगा। 2026 में क्या दुनिया का पहले से ज्यादा जलना शुरू हो गया है ऑलरेडी, ये करेंगे हम चर्चा। आज की कड़ी में बहुत स्वागत है आप तमाम दर्शकों का। जरा ये खबरें देखिए, उसके बाद मेहमानों के पास चलेंगे और इसका विश्लेषण करेंगे। ईरान में प्रदर्शन की ज्वाला और भड़की। ईरान में 100 शहरों में बगावत की आग। 100 शहरों में यह बगावत की आग अब फैल गई है। ईरान के कुल 31 प्रांत हैं, 31 स्टेट्स, और उनमें से 30 प्रांतों में जोरदार प्रदर्शन शुरू हो गया है। खामेनेई को सत्ता से बेदखल करने की मांग तेज होती जा रही है और जिस तरीके से यह तूफान ईरान के भीतर आया है, कहा जा रहा है कि इसके पहले इतिहास में जो तूफान प्रदर्शनों के यहां देखे गए हैं, इस बार का यह तूफान एकदम अलग है, क्योंकि इस बार इस तूफान में फूंक मारी जा रही है अमेरिका की तरफ से, ट्रंप की तरफ से, और इसीलिए ये शोले और ज्यादा यहां भड़कने लगे हैं। ये जरा देखिए, ये आगजनी देखिए, ये किसी एक शहर का नहीं, 100 शहरों का हाल है। ये किसी एक प्रांत का नहीं, 31 प्रांतों में से 30 का हाल है। तो ये आग कितनी ज्यादा फैल चुकी है ईरान में और कितनी ज्यादा अनिश्चितता की तरफ ले जा रही है ईरान को, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। क्या यहां जल्द तख्ता पलट होने वाला है? क्या यहां खामेनेई को उसी तरीके से पकड़ा जाएगा जैसे मादुरो को पकड़ा गया था? पिछली बार जब ट्रंप ये कह रहे थे कि हमको मालूम है कि खामेनेई कहां है, लेकिन अभी हम कुछ करना नहीं चाहते, तो क्या अब वो वक्त आ गया है जब वो कुछ करना भी चाहते हैं? ये तमाम सवाल हैं, लेकिन दुनिया 2025 के मुकाबले 2026 में और ज्यादा सुलग रही है। तस्वीरें इस बात की गवाह हैं। अब जरा देखिए, ईरान में मचाद, तेहरान में हिंसक प्रदर्शन, कुर्द इलाके में 4 प्रांतों में बवाल, 50 से ज्यादा छोटे बड़े शहरों में बाजार बंद। यहां की आवाजें सुनिए, लोगों का हुजूम देखिए, शहर दर शहर, प्रांत दर प्रांत प्रदर्शन देखिए और अंदाजा लगाइए कि ईरान में इस वक्त हालात क्या हैं। आज की ये दुनिया जिसमें हम जुड़ी हुई दुनिया में रहते हैं, पहले से कहीं ज्यादा कनेक्टेड वर्ल्ड है ये। अब तो ये ग्लोबल विलेज भी कही जाने लगी है दुनिया, और ऐसे में दुनिया में कहीं कुछ होता है तो हम और आप उससे अछूते नहीं होते। कम या ज्यादा, प्रत्यक्ष या परोक्ष, हम पर भी असर होता है। और ऐसे में जो ईरान में चल रहा है, जाहिर है, या रशिया यूक्रेन के बीच में चल रहा है जो, वो भी, या नए फ्लैश पॉइंट जहां बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो तमाम जगहें हमको आपको प्रभावित करने वाली, हम पर आप पर असर डालने वाली होती हैं। और उन्हीं में एक ये भी घटना है जो ईरान में इस समय होती हुई नजर आ रही है। यहां इस्लामिक शासन का अंत हो, रजा पहलवी के दौर की शुरुआत हो, यह चाहा जा रहा है। और रजा पहलवी भी अब इस बात को भांप रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, और इसीलिए रजा पहलवी ने इस बात को लेकर अपने उद्गार भी जाहिर किए हैं। क्राउन प्रिंस आज के असल में वहां पर परंपरा के तौर पर जिनका राज रहा 79 के बाद से, सत्ता उनके हाथ में नहीं रही, लेकिन राजा के तौर पर एक वो उपाधि उनके साथ चलती चली आई। मौजूदा जो वंशज हैं वो क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन तेहरान में विद्रोह से कोहराम की स्थिति है। ईरान की राजधानी में आग ही आग दिखाई दे रही है। विद्रोहियों ने सरकारी बिल्डिंग में लगाई आग, सरकारी इमारतों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। तो जब तक विरोध की, प्रदर्शनों की ये आग शांत होगी, उस समय तक वो ईरान कैसा ईरान होगा जिसमें बाद में कोई एक सिस्टम फिर से इन प्लेस किया जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। सरकारी इमारतों को आग के हवाले किया जा रहा है। आप जानते हैं हमारी की सैंक्शंस की वजह से पहले ही यहां की स्थितियां चरमराई हुई हैं। रिसोर्सेस में संपन्न होने के बावजूद वेनेजुएला की भी वही स्थिति और वही स्थिति ईरान की भी, जहां पर नेचुरल रिसोर्सेज के हिसाब से देखिए तो कुदरत ने इनको जिस नियामत से बख्शा वो बहुतों के पास नहीं है। वेनेजुएला सबसे बड़ा तेल रिजर्व, नंबर 3 तेल रिजर्व के मामले में ईरान का आता है। लेकिन उसमें देखिए अमेरिका की जिस पर वक्र दृष्टि पड़ी, उसका क्या हाल हो गया, यहां आपको दिखाई दे रहा है ईरान में भी। अब जरा अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। तेहरान में विद्रोहियों ने पुलिस की गाड़ियां फूंकी, विद्रोहियों का सेना के काफिलों पर हमला,
ईरान में बेकाबू होते जा रहे हैं हर गुजरते लम्हे के साथ हालात। ये जो तमाम तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूं एक एक करके, ये जो ईरान से आने वाली ब्रेकिंग न्यूज इस समय आपके सामने रख रहा हूं, ये तमाम खबरें एक ही इशारा कर रही हैं कि ईरान इन दिनों बहुत बड़े टर्मोइल, बहुत बड़े टर्बुलेंस के हवाले है। ये टर्मोइल, ये टर्बुलेंस वहां कितना स्पॉन्टेनियस है और कितना क्रिएटेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे आगे। और ये भी हम समझेंगे कि ये आग और ज्यादा भड़केगी क्या। ये आग भड़केगी तो आप जानते हैं करीब ही पाकिस्तान अफगानिस्तान का क्या हाल है, पूरे एक इलाके को डिस्टर्ब छोड़ देगी क्या ये आग, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। या अमेरिका जैसे सपने बेचता है, आप जानते हैं अमेरिका ने दुनिया में कई जगहों पर ये सपने बेचे, कई जगहों पर डर दिखाया और उसी डर और सपने का हवाला देते हुए उसने अपनी मनमानी की है। क्या यहां वही मनमानी दिखाई देगी यूनाइटेड स्टेट्स की। ईरान के बासिज बेस पर क्या हुआ है जरा वो भी देखिए। बासिज बेस पर विद्रोहियों का कब्जा, विद्रोहियों ने सैनिकों को खदेड़ा। बासिज बेस में घुसे सैकड़ों विद्रोही, तेहरान में मौजूद है ये बेस। ये है वहां से आई तस्वीरें। इन तस्वीरों में जो आवाजें हैं वो भी सुनिए। भाषा आपको समझ में नहीं आएगी लेकिन भाव जरूर समझ में आ जाएंगे। अब जरा जो इस वक्त की ये अहम ब्रेकिंग्स मैं आपको दिखा रहा हूं उनको एक साथ फिर से अपनी स्क्रीन पर देखिए। ये तीन अहम तस्वीरें, ये तीन अहम खबरें आपके सामने ईरान के हालात को बयान करने के लिए। काफी पत्थरबाजी हो रही है, इमारतों को आग के हवाले किया जा रहा है, आग लगी हुई है पूरे ईरान में। न दिन में प्रदर्शनकारी रुक रहे हैं न रात में। ठंड के बावजूद देखिए वहां पर स्थितियां कैसी हैं अभी, वो आपके सामने। तेहरान में किस तरीके से विद्रोह की आग है, ईरान में हालात कैसे बेकाबू होते जा रहे हैं। 100 शहर, 100 शहर तेहरान के इस वक्त इस तरह की अव्यवस्था के केओस के हवाले हैं और वहां के सुरक्षित समझे जाने वाले ठिकाने भी इस समय उपद्रवियों के निशाने पर हैं, विद्रोह प्रदर्शन करने वालों के निशाने पर हैं। उसकी गवाह ये तस्वीरें हैं। अगली खबर देखिए, ईरान में प्रदर्शनों को कुचलने की कोशिश भी चल रही है। ईरान में इंटरनेट पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, बाकी की दुनिया से नेटवर्क से जुड़े हुए लोग ना हो यह इंश्योर करने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया पर बढ़ती कनेक्टिविटी, ईरान के लोग तेजी से बाहर की दुनिया के साथ कनेक्ट कर रहे थे, इसको देखते हुए यह फैसला किया गया। इंटरनेट बंद होने के बाद और ज्यादा भड़क गई जनता, उनकी आवाजों को बाहर नहीं पहुंचने दिया जा रहा, उनको बाहर संपर्क नहीं करने दिया जा रहा। जब यह बात जनता को पता चली तो वो और ज्यादा भड़क गए। मामला शांत होने के बजाय और ज्यादा आंदोलित और आक्रोशित दिखाई देने लगा। अब जरा ये भी देखिए, अमेरिका और ईरान में जंगी तकरार बढ़ती जा रही है। राष्ट्र के नाम संबोधन में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने अमेरिका को धमकी दी। आज सुप्रीम लीडर खामेनेई ने जुमे के दिन अपने लोगों को संबोधित किया और अमेरिका को खुली धमकी दी। कहा हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। खामेनेई ने कहा ईरान पर हमले की कीमत चुकानी ही होगी। इजराइल अमेरिका साजिश ना करें, अपने घर पर ध्यान दें, अमेरिका पर ध्यान दें, ट्रंप हम पर नहीं, कहा खामेनेई ने। और जिस वक्त वो लोगों को संबोधित कर रहे थे वहां की स्थितियां क्या थी, उनके समर्थकों का जोश कैसा था वो भी जरा देख लीजिए। जोश बहुत ज्यादा, दोनों ही तरफ के लोग पुरजोर जोश में दिखाई दे रहे हैं। वो खामेनेई के समर्थक हों या खामेनेई के विरोधी, दोनों ही तरफ के लोग आप देख रहे हैं पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। और ऐसे में यही लगता है कि ये संघर्ष और ज्यादा बढ़ने वाला है। एक तरफ आप तस्वीरों में देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर दाहिनी तरफ वो लोग हैं जो खामेनेई का ये शासन पसंद नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस तरह का घुटन भरा माहौल, इस तरह की बढ़ी हुई महंगाई उन्हें गवारा नहीं है, अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, ऐसा देश उन्होंने नहीं सोचा था। और बाईं तरफ जिस राह में खामेनेई ले जा रहे हैं वो हमारे लिए फक्र की, गौरव की राह है। हम पश्चिम के इशारे पर नहीं चलेंगे, हम अमेरिका के और इजराइल के पिछलग्गू नहीं बनेंगे। ये महसूस करने वाले लोग खामेनेई के साथ खड़े हुए हैं। ये दोनों ही तरफ के लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा, और ये बताने के लिए काफी कि दोनों ही तरफ के लोग अपने अपने पॉइंट्स को लेकर कितने कन्विंस्ड हैं, और इसीलिए आग आसानी से बुझेगी नहीं। अब जरा ये भी देखिए, अमेरिका को खामेनेई ने जो धमकी दी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जुमे को ये नमाज के बाद का संबोधन, जाहिर है इसके अपने मायने हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है जरा देखिए, ईरान किसी के आगे सरेंडर नहीं करेगा, ये लाइन स्पष्ट की गई। ईरान हमेशा विजयी था, विजयी रहेगा, ये भी कहा गया। हम किसी की धमकी के आगे झुकने वाले नहीं हैं। कहा यह भी गया, ट्रंप अमेरिका की समस्याओं पर ध्यान दें, हम पर नहीं। कोई साजिश ईरान में कामयाब नहीं होने पाएगी। इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स की कोई साजिश यहां नहीं चलेगी। इजराइल के साथ यूनाइटेड स्टेट्स भी
हमले में शामिल है, गड़बड़ियों में शामिल है। ईरान पर हमले की भारी कीमत इन देशों को चुकानी होगी, कहा खामेनेई ने। खामेनेई को लेकर जो बातें चल रही थी कि अपने 20 विश्वस्तों के साथ वो रशिया जाने की फिराक में है, आंदोलन के अब 30 स्टेट्स तक बढ़ जाने के बावजूद, 100 शहरों पर ये आग पहुंच जाने के बावजूद खामेनेई न सिर्फ वहां हैं बल्कि जोश से लबरेज दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ के लोग भी उसे जोश में दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ विद्रोहियों को आप देख रहे हैं, दिन और रात वो सड़कों का रुख किए हुए हैं, आगजनी कर रहे हैं, सरकारी इमारतों में आग लगाई जा रही है। ऐसे में होने क्या वाला है, ईरान में क्या होते हम देख रहे हैं, और क्या 2026 2025 से भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। मेरे साथ जुड़ने वाले मेहमानों से आपका परिचय कराता हूं और एक नजरिया उनका लेते हैं। अमिताभ सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार। कार्तिकेय काले सर, डिफेंस एनालिस्ट, हमारे साथ इस चर्चा में है। हमारे साथ विभूति झा भी जुड़ रहे हैं अमेरिका से, जो कि असल में न्यूयॉर्क से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शुभदा चौधरी, खासतौर से मिडिल ईस्ट मामलों की जानकार, हमारे साथ इस चर्चा में है। जावेद गफ्फारी पाकिस्तान से हमको इस चर्चा में ज्वाइन कर रहे हैं। आप सबका बहुत स्वागत है। अमिताभ जी आपसे, लेकिन पहले क्या 2026, क्योंकि उधर यह भी कहा जा रहा है 2026 ही अमेरिका को यह लग रहा है, ट्रंप को यह लग रहा है कि आगे इंपीचमेंट से पहले जो जो करना है कर लो, क्या सबसे ज्यादा टर्बुलेंस वाला साल 2025 के मुकाबले ज्यादा सुलगाने वाला पूरी दुनिया को? 2026, 27, 28 से लेकर 30 तक ये 5 साल जो हैं पूरे, उनमें आप देखेंगे बहुत आमूल परिवर्तन आएगा वैश्विक व्यवस्था में। जिस तरह अमेरिका बिहेव कर रहा है, जिस तरह से चाइना बिहेव कर रहा है, लेकिन स्पेसिफिकली अगर देखें तो इस समय जियोपॉलिटिकल टर्बुलेंस का समय है और जिसका खामियाजा इस समय उन देशों को भुगतना पड़ रहा है जो कई सालों से डिक्टेटरशिप के अधीन थे। खासकर ईरान को झेलना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि वेनेजुएला में ऐसा हुआ, ईरान में भी प्रोटेस्ट चालू हो गए। यानी कहीं ना कहीं तार इसके अमेरिका इजराइल से जुड़े हैं। और इस साल मैं बता दूं, कोई ना कोई एक बहुत बड़ा मूवमेंट होगा ईरान में परिवर्तन के लिए। हालांकि मसूद पेजेश्कियान जो रिफॉर्मिस्ट लीडर माने जाते हैं, उनका ये सर, अब भी आप मसूद पेजेश्कियान के बारे में जो कह रहे हैं वो टिप्पणी दीजिएगा, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि खामेनेई की अब भी वहां मौजूदगी, खतरा वहां उनके हिसाब से बढ़ता जा रहा है, विद्रोह की आग ये फैलती जा रही है। उसके बावजूद खामेनेई जो कहा जा रहा था कि रशिया जाने वाले हैं अपने 20 साथियों के साथ, उनका अब भी वहां मौजूद होना क्या उनके कॉन्फिडेंस लेवल को दिखाता है या उनके पास कोई यू टर्न नहीं बचा है? कार्तिकेय काले सर आपके पास आऊंगा तो समझूंगा, लेकिन ईरान विद्रोह पर ट्रंप ने क्या धमकी दी है वो देखिए जरा। प्रदर्शनकारियों पर एक्शन नहीं होने देंगे, ट्रंप ने फिर से दोहराया। प्रदर्शन कुचला तो हमला करेगा अमेरिका, ट्रंप ने कहा। प्रदर्शन कुचला अगर तो तख्ता पलट होगा, ट्रंप ने कहा। खामेनेई की सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे, ट्रंप ने इस बार पर एक बार फिर से जोर दिया। अब यहां पर यह भी देखिए जरा, ये क्या कह रहे हैं ट्रंप, जरा जल्दी से सुनिए और उसके बाद मैं आपको यह भी बताता हूं ईरान में बगावत तो किस पर आ रही है आफत। बहुत स्पष्ट कहा गया कि हम इस सत्ता को उखाड़ कर फेंक देंगे। आपको यह भी मालूम है कि इससे पहले जब इजराइल के साथ असल में फेस ऑफ हो रहा था ईरान का, फिर बाद में अमेरिका की भी एंट्री हुई, आपने ये देखा था कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हमें मालूम है खामेनेई कहां है, और अब वो ये कह रहे हैं कि हम सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। क्या वेनेजुएला रिपीट होने वाला है ईरान में? कोई और तरीका है, कोई और जो असल में प्लेबुक है अमेरिका के पास, उसका कोई और हर्फ, कोई और पन्ना लागू होने वाला है यहां? लेकिन उससे पहले खामेनेई की वहां मौजूदगी क्या दिखाती है कार्तिकेय साले? अभी तक वो छोड़कर गए नहीं है ईरान को, वो रशिया जाने की बात हो रही थी। देखिए, हर एक मूवमेंट का ना एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट और जिसको बोलते हैं एक पीक होता है। तो जब तक वो पीक रीच नहीं हुआ है तब तक कोई रेजिम चेंज की जो बात हम बार बार ही कर रहे हैं वो पॉसिबल मुझे नहीं दिखती है। देखिए, ईरान एक बारी पहले भी डिस्कशन में बोला गया था, ईरान एक सिविलाइजेशनल स्टेट है, यानी उसकी एक अपना इतिहास है, उसके लोग जो है, उनकी सोच जो है वो नॉर्मल सोच से कहीं ज़्यादा है। तो देयरफॉर ये कोई डाउट नहीं है कि ईरान में इस समय जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो उनकी इकोनॉमिक हार्डशिप्स के कारण है। उनके ऊपर जो सैंक्शंस लगे हैं उसका फाइनल टर्मिनेशन है। 10 साल से वो एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है वो देश, और ऑलमोस्ट इतना अमीर देश होते हुए भी इतनी गरीबी की हालत में है। गरीबी वहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो लोकल लोगों को जो है परेशान करते हैं, परंतु ये फैक्टर आर दे इनफ टू एक्चुअली ओवरथ्रो खामेनेई? देखिए, IRGC जो है उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के लिए भी बहुत जिम्मेदार है। आपको पता है कि लाइक पाकिस्तान, जहां पर आर्मी एक बहुत सब्सटेंशियल इकोनॉमिक पावर के रूप में रहती है, उसी तरह से IRGC ईरान में बहुत पावरफुल इकोनॉमिकली है, और उसके करप्शन और उसके मिसमैनेजमेंट के कारण जो है काफ़ी इकोनॉमिक पॉलिसीज जो खराब हुई हैं वो उस पर जाता है। तो गुस्सा जो है वो बटा हुआ है। खामेनेई पे
डायरेक्ट फोकस ऑफ द एंगर ज़्यादा नहीं है, IRGC पे बहुत ज़्यादा इस समय गुस्सा है। IRGC डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू खामेनेई। तो इस समय ये कहना कि नहीं द खामेनेई के लिए सिचुएशन ऐसी है कि वो देश छोड़ के जाएंगे, ये मेरे ख्याल से अतिशयोक्ति होगी। ही स्टिल गोइंग टू स्टे देयर। खामेनेई को ये मालूम है, सिचुएशन इज नॉट वेरी क्लियर, खामेनेई को ये मालूम है, सिचुएशन इज नॉट वेरी क्लियर। वो वहां के लोगों का गुस्सा किसी और को लेकर हो सकता है, इवेंचुअली वो जाकर कहीं पर बक स्टॉपिंग विद खामेनेई, लेकिन अमेरिका की निगाह में जो बुल्सआई है वो सीधे सीधे खामेनेई है। इस बात में खामेनेई को कहीं कोई मुगालता नहीं होगा। अगर ऐसा है तो फिर उसके बावजूद उनका वहां रुके रहना क्या दिखा रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे आगे। शुभदा आपके पास आने वाला हूं, लेकिन उससे पहले ईरान में बगावत किस पर है ये आफत जरा देख लीजिए। 100 शहरों में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है। 100 शहर, अंदाजा लगाइए, 1 2 3 4 10 20 50 नहीं, सीधे सीधे 100 शहर इस आग की अब गिरफ्त में है। 31 प्रांत कुल हैं ईरान के भीतर, और उनमें से ये आग लगी हुई है 30 प्रांतों के अंदर। तो समझिए ये कितनी बड़ी आग है। और ट्रंप की चेतावनी भी सामने है कि नागरिकों पर गोली चली तो अमेरिका कड़ा जवाब देगा। ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरानी शासन गिर सकता है। यह भी कहा, ईरान की तरफ से कहा गया कि यह पूरा षड्यंत्र अमेरिका का ही रचा हुआ है। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है, उनकी कोई दाल षड्यंत्र की यहां ईरान में गलेगी नहीं। शुभदा आपसे समझना चाहता हूं मौजूदा सिनेरियो, और खास तौर से फिर उधर हिजबुल्ला, उधर हमास, उधर हुती, उधर वो जो ये कहा जाता रहा कि ईरान के प्रॉक्सीज हैं, ये ईरान, उसके बगल में लगा हुआ पाकिस्तान, ये इसके रेमिफिकेशंस क्या देखती हैं आप? देखिए, पहली चीज तो है दिनेश जी, अगर अमेरिका या ट्रंप इतने ही ज्यादा भावुक हैं कि किसी भी प्रोटेस्टर को मारना नहीं चाहिए, तो मिनियापोलिस में जो 37 ईयर ओल्ड रेनी गुड को मारा है आइस ने, उसको भी नहीं मारना चाहिए था। प्रोटेस्ट तो अमेरिका में भी चल रहे हैं रेने गुड के लिए। दूसरी बात है कि जहां तक इजराइल के हेरिटेज मिनिस्टर MHI एलियाहू का कहना है कि मोसाद ऑलरेडी ईरान में उपस्थित है। तीसरी बात है, ओसामा बिन लादेन का बॉडी कभी क्यों नहीं दिखाया ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने? क्योंकि उसके मार्टियरडम से ज्यादा इस्लामिक पॉलिटिकल इस्लाम बढ़ता। उसी तरीके से खामेनी को ये मार्टियर नहीं करेंगे। ईरान में भी जोक चल रहा है, सिर्फ 2 लोगों को पता है कि खामेनी कहाँ है, एक ट्रंप और दूसरा इजराइल। ये जोक चल रहा है। तो जहां तक बात है कि खामेनी को वो नहीं करें, क्योंकि खामेनी याहिया सिनवर नहीं है, खामेनी हसन नसरल्ला नहीं है, उनको मारेगा बहुत बड़ा पॉलिटिकल इस्लाम का आक्रोश फैलेगा। जहां तक बात है ट्रंप तो 400 मिलियन अभी अपना वेस्ट विंग और व्हाइट हाउस का बोर्ड रूम इन्वेस्ट करने में प्राइवेटली ज्यादा इंटरेस्टेड है। मशाद का जो फोटो उन्होंने शेयर किया है, जो यूट्यूब लिंक शेयर किया है, वो प्रोटेस्ट का नहीं है, वो मुहर्रम का है। उसको अगर पूरा देखा जाएगा तो इसका मतलब ट्रंप को यह भी नहीं पता कि मुहर्रम और प्रोटेस्ट में क्या अंतर होता है। इनको कुछ आइडिया नहीं है। जहां तक बात रही रेजा पहलवी की, तो रेजा पहलवी सितंबर 2023 से बोल रहे थे कि मैं क्या करूंगा ईरान में जाके, मैं स्टे एट होम लीडर बनूंगा, मेरी परिवार तो मैरीलैंड में है। और अब वो चाहते हैं कि नहीं मैं वापस से आ जाऊं। क्यों? क्योंकि उनको इजराइल और यूएस का बहुत ज्यादा, लेकिन ट्रंप उनसे मिला नहीं है। तीसरी चीज है बहुत इंपॉर्टेंट कि ट्रंप के जो स्पेशल एनवॉय हैं, जो यूक्रेन और रशिया में, कीथ केलॉग, वो जाके MEK के टेररिस्ट कल्ट से, इरानियन टेररिस्ट कल्ट से, जिसने ईरान इराक वॉर में काफी केमिकल गैस वेपन्स का यूज किया, उससे क्यों मिल रहे हैं? यूएस की कांग्रेस को MEK से इतने पैसे क्यों मिल रहे हैं? तो बहुत ज्यादा षड्यंत्र है। मैं ये नहीं कहती कि ईरान कि खामेनी गवर्नमेंट या फिर IRGC एकदम इनोसेंट है, नहीं है। खासकर कोई भी औरत ये बिल्कुल नहीं कहेगी। लेकिन यहाँ पे अमेरिका जो है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला रोल कर रहा है, और क्यों ना करे। वेनेजुएला में उसको 303 मिलियन बैरल ऑफ ऑयल मिले, ईरान में उसको 209 मिलियन बैरल ऑफ ऑयल मिलेंगे। बाराती बन के नहीं पहुंच रहा है बेगानी शादी में, ना वो घराती बनकर मौजूद है, वो तो दूल्हा बन रहा है। वेनेजुएला में देख लीजिए, यही तो चिंता है पूरी दुनिया की। मैं आपके पास वापस लौटता हूं, आपने इंपॉर्टेंट बात अंडरलाइन की है, लेकिन ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस जिनका जिक्र आपने किया, प्रिंस रजा पहलवी का बहुत बड़ा ऐलान। बड़ी संख्या में प्रदर्शन करें लोग, पहलवी कह रहे हैं, लोगों का आह्वान कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में बाहर आइए, प्रदर्शन कीजिए। आज ईरान आजादी चाहता है, पहलवी ने कहा। लोगों की आवाज दबाई ना जाए, पहलवी ने कहा। इंटरनेट संचार शुरू कराया जाए यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से, पहलवी ने यह भी कहा। सुन लीजिए जरा उन्होंने क्या कहा। प्रदर्शनों के लिए ज्यादा से ज्यादा तादाद में बाहर निकलिए। तो इस समय अगर यह षड्यंत्र अमेरिका का है, तो क्या अमेरिका का मोहरा रजा पहलवी भी इस समय बने हुए हैं? और इन हालात में, पहले वाले हालात में आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा टर्बुलेंस इस बात को लेकर आया था कि अपने स्पेस का, एयर स्पेस का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ क्यों करने दिया गया अमेरिका को। इस्लामिक वर्ल्ड पर हमला हमको गवारा नहीं है। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ये मान रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान मुनीर को ये लगा
कि नहीं, अमेरिका जो चाहता है हमको वैसा ही करना चाहिए। क्या ये द्वंद्व अमेरिका में आज भी महसूस किया जा रहा है? आइए जावेद गफ्फारी हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान से, उनके पास चलें। जावेद गफ्फारी, आप लोग ईरान को कैसे देख रहे हो? आपके हुक्मरान और आपकी आवाम एक मत हैं या बटे हुए हैं? मैं कहूँगा कि पहली बात तो ये कि डोनाल्ड ट्रंप को इस तरह की हरकतें करने से बाज आ जाना चाहिए। 2026 में ये न हो कि वो खुद फट जाएं। आगे जो रह गई हैं बातें, उनको नहीं, इस तरह के हर कंट्री के अंदर मामू बनने की आदत बन गई है उनको, वो नहीं होनी चाहिए। और ईरान एक बाकायदा मुल्क है जो कि आजाद है, उसका अपना एक जीने का तरीका है, उसको करने दिया जाना चाहिए। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी बदअमनी को सपोर्ट नहीं करता, वो हमेशा अमन को सपोर्ट करता है। हम यही कहेंगे कि खामनाई इस वक्त वो चला रहे हैं मामलात, और खामनाई नहीं जाएंगे। मेरा जो अपना वो है, एक कह लें कि जराए हैं, वो ये कंफर्म करते हैं कि खामनाई नहीं छोड़ेंगे। खामनाई अगर छोड़ना होता तो जब इजराइल ने अटैक किया था या अमेरिका ने जब धमकी लगाई थी, वो तभी छोड़ चुका होता। खामनाई बैठेंगे, और मेरा ख्याल है कि ये जो प्रोटेस्ट है ये उसी तरह खत्म हो जाएगा जैसे पहले कई साजिशें जो हैं वो ईरान के खिलाफ हुई और उनको भी दम तोड़ना पड़ा, और तमाम तर मामला। लेकिन आप ये देख रहे होंगे डेल्टा फोर्सेस के वहां पहुंच जाने, डेल्टा फोर्सेस के ईरान के करीब पहुंच जाने की खबरें इससे पहले के प्रोटेस्ट में आपने कभी नहीं सुनी थी। इस बार अभी वेनेजुएला में ऑपरेशन होके हटा है, वहां आपने देखा डेल्टा फोर्सेस की क्या भूमिका थी, और डेल्टा फोर्सेस वहां करीब हैं। मतलब पहले के प्रोटेस्ट के साथ इसको एनालॉजी ड्रॉ करना मुझे नहीं लगता कि यह ठीक होगा। लेकिन आपने एक महत्वपूर्ण बात कही, उधर कहा गया बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो आपने कहा मामू बनने की आदत पड़ गई है, बाज आ जाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि मुनीर भी ये बात सुन रहे होंगे। जब लंच खाने जाते हैं तो हो सकता है उनको समझाएं कि अब ये मामू पना बंद कीजिए। लेकिन विभूति जी के पास जाता हूं। विभूति जी, अमेरिका में कैसे देखा जा रहा है, वहां की सियासत में कैसे देखा जा रहा है इस मुद्दे को? और अमेरिका षड्यंत्रकारी है, पूरी दुनिया में दादागिरी करना चाहता है, टैरिफ से, सैंक्शन से, दूसरों के मामलों में मदाखलत करके। उसकी निगाह में जो सही, ना खाता ना बही, बस वही सही। इसको कैसे देखते हैं आप? दिनेश जी आपने बहुत बढ़िया बात उठाई है यहाँ पे, और उसका एक मुद्दा हमें मूल समझना पड़ेगा। वेनेजुएला और ईरान, सिर्फ ये दो कंट्री को अभी आप देखें इस वक्त, उसमें क्या है? एक वेनेजुएला सोशलिस्ट कम्युनिस्ट कंट्री है, ईरान इस्लामिक कंट्री है, अमेरिका वाइट एंड क्रिश्चियन कंट्री है। ये बहुत पुरानी बात है। वही सामने एक 21st सेंचुरी वर्जन ऑफ जिहाद एंड क्रूसेड हमारे सामने आ गया है। भारतीय हो, एशियन कंट्रीज हो, अफ्रीकन कंट्रीज हो, ये है, इनको ये देखना है कि हम उस युद्ध में फंसे या ना फंसे। एक कदम पीछे जाके हमें ये भी देखना पड़ेगा कि तेल, रेयर अर्थ्स वगैरह जो है, ये तो साधन है लड़ाई करवाने के और करने के। जिसकी लाठी उसकी भैंस, पुरानी सच्चाई है, वो आज भी चल रही है। तो आप देखेंगे अमेरिका जो है आज 21st सेंचुरी वर्जन ऑफ जिहाद एंड क्रूसेड लड़ रहा है। फ्रीडम, फैसिज्म, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, यही चक्कर फिर वापस आ रहा है। अमेरिका की जो मौजूदा लड़ाई है उसको क्रूसेड के तौर पर देखा जाना चाहिए? नहीं, देखा नहीं जाना चाहिए। मैं कह रहा हूं इसी का एक नया स्वरूप आ रहा है हमारे सामने। यही एक नया स्वरूप आ रहा है। दिस इज आपका क्या कहना है? प्लीज हैव दिस डिस्क्लेमर। आपका लीनियंसी किस तरफ है? आप डेमोक्रेट्स की तरफ हैं, रिपब्लिकन्स की तरफ हैं? आपका पॉलिटिकल रूट किधर का है सर? मैं डेमोक्रेट था, इंडिपेंडेंट बना, आज रिपब्लिकन हूं। आप डेमोक्रेट थे, इंडिपेंडेंट बने और आज रिपब्लिकन हैं। मतलब इसलिए आप कह रहे हैं कि आप मौजूदा ये जो दादागिरी है इसको आप क्रूसेड का लिफाफा पहना रहे हैं सर? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं। आप उस बात को मेरे मुंह में शब्द ना डालें प्लीज, आपसे अनुरोध है। नहीं सर, आपने वकील की तरह दोनों बातें कह दी हैं। आपने ये भी कह दिया कि रिसोर्सेज की लड़ाई हो रही है, फिर आपने क्रूसेड की बात। तो मैं समझ नहीं पाया कि आप एक्सप्लिसिटली क्या चाह रहे हैं। पुरानी जो कहानी है उसका नया दस्तूर आप देख रहे हैं आजकल। तरीका वही है, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, कि पहले भी क्रूसेड का जामा जिन चीजों को पहना दिया गया, असल में वो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली लड़ाइयां थी, उनको क्रूसेड का नाम दे दिया गया, टैग दे दिया गया, और आज भी वो चल रहा है। जो शक्तिशाली है वो मनमानी करता है और अपनी लड़ाई को कहीं ना कहीं से लेजिटिमेट और जस्ट दिखाने की कोशिश करता है। क्या इस बात को ऐसे समझा जाना चाहिए? आपके पास आता हूं अमिताभ सर, क्योंकि ये हमने देखिए पनामा वाले मामले में भी देख लिया, वेनेजुएला वाले मामले में भी देख लिया, ईरान के मामले में हम देख ही रहे हैं।
पूरी दुनिया में ऐसी कोई, अगर आसमां तक हम मेरे हाथ जाते तो सितारों में भी शायद हम हरकत कराते। ये वाली जो बात है, क्या अमेरिका इसलिए अफोर्ड कर पाता है क्योंकि उसके पास लिमिटलेस पावर है? देखिए, अमेरिका के पास लिमिटलेस पावर आज से नहीं है, पिछले 100 साल से है। और प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध जो खत्म कराया वो अमेरिका ने किया है, लेकिन इसके साथ साथ अपने प्लायंट रिजीम्स भी पूरे दुनिया में प्लेस करने की कोशिश की, खासकर साउथ अमेरिका में और सेंट्रल अमेरिका में। और उसी के तहत भी ये देखा जाना चाहिए। देखिए, अमेरिका पहले क्या कहता था कि हम लिबरलिज्म ले जा रहे हैं, हम उनको कैपिटलिस्ट फेज ऑफ इकोनॉमी की तरफ बढ़ा रहे हैं, हम वहाँ डेमोक्रेसी ले जा रहे हैं। अब इसमें जो ट्रम्प साहब है वो कुछ नहीं कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ तेल के लिए जा रहे हैं, तेल वहाँ से निकालेंगे और अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग करेंगे, उनकी इकोनॉमी को इस प्रोसेस में स्ट्रांग हो ही जाएगी। तो ये जो एक प्रिटेंस था पहले के शासकों में, राष्ट्रपतियों में, अमेरिका में, वो अब खत्म होने को आया है। और इसी की एक अगली कड़ी है ईरान, जहां इजराइल ये जानता है कि सबसे बड़ा कोई उसका दुश्मन है तो वो ईरान ही है। लेकिन आप ये भी समझ लीजिए, ईरान पर जब इजराइल का इंटरवेंशन, अमेरिका का इंटरवेंशन होगा तो वहां के इस्लामिक जितने भी राज्य हैं वो शांत नहीं बैठेंगे। वो किसी और वहां के एक क्रिएशन से लाइन बुलवा दी जाती है, एक किरदार बनाया जाता है जिसको स्पाइडरमैन के तौर पर आप देखते हैं, और उससे कहलवा दिया जाता है विद ग्रेट पावर कम्स द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये है वो नजीर क्या जो अमेरिका और ट्रंप पेश करना चाहते हैं। लेकिन अगली खबर देखिए, ईरान ने जारी किया नोटैम, बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है ईरान। उत्तरी ईरान के कई क्षेत्रों के लिए नोटैम जारी। फारस की खाड़ी से लगे इलाकों में एयर एक्टिविटी पर रोक, फारस की खाड़ी से लगे इलाकों में एयर एक्टिविटी में रोक लगा दी गई है। आप जानते हैं मिसाइलों का तगड़ा भंडार है ईरान के पास, मिसाइलें ऐसी कि जहां पर दूसरे अपने विमान को उड़ाने के बारे में सोचते हैं तब तक ट्रिगर दब जाता है। हालांकि यहां पर अमेरिका ने बहुत सारे उसके काउंटर तरीके भी निकाले थे। उन्होंने ये ढूंढ निकाला था कि कहां से लॉन्च किया जा रहा है, और उन लॉन्चिंग साइट्स को ही नष्ट कर दिया गया था। बाद में इन्होंने भूमिगत लॉन्चर्स अपने बना लिए थे। तो कुल मिलाकर जुगत लगाई जा रही है, काउंटर जुगत लगाई जा रही है, और आगे इसका भविष्य। अब मैं जरा बहुत क्विक प्रेडिक्शन आप सभी से लेता हूं। कार्तिकेय काले सर, आगे आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये आग ठंडी हो जाएगी या कुछ बड़ा हो जाएगा? नहीं, देखिए, अभी क्रिटिकल फेज में है तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि आगे क्या होगा। डेफिनेटली अमेरिका की पूरी कोशिश इस समय रहेगी और इजराइल की भी पूरी कोशिश। देखिए, अमेरिका से ज्यादा इस समय ईरान में एक्चुअली इजराइल की घुसपैठ है। इट इज मोसाद विच इज प्रेजेंट इन अ लार्ज वे इन ईरान, एंड उनके द्वारा जो स्पॉन्सर्ड एजेंट्स हैं वो डेफिनेटली इस पूरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। तो ये अब किस तरह से धीरे धीरे करके ये पहुंचती है, और उसमें ईरानियन एडमिनिस्ट्रेशन का इस समय क्या रुख रहता है। देखिए, अभी तक उनका रुख जो है वो एकदम से शांत रहा है, ज्यादा वायलेंस नहीं, वायलेंस होने के बावजूद भी जो आर्मी और जो IRGC है वो अंडर कंट्रोल है, कोई ज्यादा उसमें वायलेंस नहीं हुआ है। इतने बड़े एजिटेशन में भी आगे मैं ग्रीनलैंड की तरफ जाऊंगा, लेकिन उससे पहले शुभदा जी का भी एक कमेंट लेना चाहता हूं। मैम, आपकी बातों से जो हमको समझ में आ रहा था वो ये आ रहा था कि ये चल जरूर रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एकदम से खामेनेई ये लग रहा है कि अब वो इतिहास बन जाने की तरफ चल पड़े हैं। वर्तमान है और बने रह सकते हैं, क्या ये समझा जाए? या आपको भी दिखाई दे रहा है कि कुछ बड़ा तो अब ईरान में होने वाला है, विच इज देयर इफ नॉट फॉर एवर, तो आपको काफी समय तक दिखाई देगा, वो बना रहेगा वहां? ठीक है, सुप्रीम लीडर के तौर पे खामेनी हट जाएंगे, ये इंटरनली चूज होगा। इस पे काम पिछले 1 साल से चल रहा है, उनका रिटायरमेंट का एज आ चुका है। दूसरी चीज है कि मुझे ईरान का तो पता नहीं, लेकिन यूएस में इंसरेक्शन एक्ट होने के पूरे बेहद आसार हैं। ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी रिपोर्ट किया है। तीसरी बात है, अगर इतना ही है, जो इस्लामिक शासन यहां पर चलता रहा है, चेहरा बदलेगा लेकिन वो चलता रहेगा, वो थियोलॉजिकल तरीका ही। शिया क्लर्जी जो है, सुन्नी क्लर्जी और शिया क्लर्जी में बहुत अंतर होता है। शिया क्लर्जी जिस तरीके से कौम और बाकी के जगह सिटीज से ईरान में लोकेटेड है, जितना उसका पकड़ होता है पॉलिटिक्स में। एक बात और शुभदा जी जो वहां से सुनने को मिल रही है कि वहां बहुत सारी मस्जिदें सुन्नी हो रही हैं। ये भी पता चल रहा है कि वहां के लोगों का जो मूल धर्म था, ज़ोरेस्ट्रियंस थे, क्या वो उस तरफ जाने की तरफ भी हो रहे हैं? क्या ये सब भी चल रहा है, या ये असल में जब बहुत सारी बातें होती हैं तो ये इंफॉर्मेशन फॉग भी हो जाता है? ये सारे नैरेटिव्स हैं, प्रोपेगेंडा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हमें अभी पता चल रही हैं, क्योंकि इंटरनेट शटडाउन है, तो वो कोई चाहता है कि हमें पता चले, तो उसके पीछे बहुत सारे इंटेलिजेंस एजेंसीज का हाथ है। जहां तक बात रही कि ईरान में क्या हो रहा है, अभी जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें जो है तेहरान के मेयर ने बताया कि कितना लोगों का और कितना गवर्नमेंट बिल्डिंग का जो हम बात कर रहे हैं वो आज ये बात कर रहे हैं कि 2025 हम ये समझ रहे थे, उसके पहले 2024 भी हम समझ रहे थे, 23 भी समझ रहे थे कि आने वाला वक्त अब शांति लेकर आएगा। कोविड के बाद लोग ये समझ रहे थे कि शांति आएगी, चीजें पटरी पर आ जाएंगी, फिर रशिया यूक्रेन हो गया, फिर आएंगी, चलो पटरी पर आ जाएंगी।
और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को सबसे महत्वपूर्ण एक प्राइज भी चाहिए, उनको नोबेल चाहिए, तो आइए चीजें शायद शांति की तरफ जाएं, लेकिन ये किधर जा रही है? अभी दूसरे फ्रंट की तरफ आइए। ग्रीनलैंड पर कब्जे की अमेरिकी रणनीति आई सामने। सिर्फ 4 स्टेप में ग्रीनलैंड हथियाने का प्लान। 4 स्टेप्स में, मतलब 4 कदम चले अमेरिका और ग्रीनलैंड उसका। ट्रंप मॉडल पुतिन की विस्तारवादी नीति जैसा रिपोर्ट कह रही है। राजनीति और डील के बाद दबाव की तैयारी। ग्रीनलैंड पर आखिरी विकल्प सैन्य कार्रवाई। यह भी कहा गया कि सैन्य कार्रवाई विकल्प है, लेकिन यह आखिरी विकल्प है। अब जरा यह भी देख लीजिए ग्रीनलैंड पर कब्जे का ये ट्रंप का प्लान क्या है। बहुत जल्दी से देखिए ग्रीनलैंड पर कब्जे का ये प्लान। नंबर 1, राजनीतिक कूटनीतिक दबाव और बातचीत। ये जाहिर है ये वैसा कर दिया जाता है जिसको हम कहते हैं कि दूध भात जैसा एक क्लॉज डाल दिया जाता है, जो रखा जाता है लेकिन जिसका कोई मतलब नहीं होता है। नंबर 2 ले आइए, आर्थिक प्रस्ताव और नागरिकों को लालच। नागरिकों को यह कहना कि आप सबको इतना इतना रुपया सबको आपको मिलेगा और आप आ जाइए जरा अमेरिका में शामिल होना गवारा कीजिए। ग्रीनलैंड को खरीदना या फिर कोई बड़ा सौदा। नंबर 3 पर यह भी एक विकल्प है। और नंबर 4 पर विकल्प सैन्य विकल्प है, जो कहा गया है कि हम इसको आखिरी विकल्प के तौर पर आजमाएंगे। तो ये वो तमाम विकल्प हैं जिनको अमेरिका लेकर चल रहा है। इनमें कौन सा विकल्प असल में प्रैक्टिकेबल लग रहा है, कौन सा दांव असल में आजमाया जाएगा? ट्रंप क्या शांति वाला दांव आजमाएंगे? ग्रीनलैंड को लेकर केवल एक पोस्चरिंग है या वाकई ग्रीनलैंड भी अब कब्जे में आने वाला है? क्योंकि कुछ चीजों में डिसाइसिव एक्शन हो चुके हैं, वेनेजुएला ने दिखा दिया है। अगर ग्रीनलैंड पर हमला हुआ तो पहले गोली चलेगी, बाद में होंगे सवाल। जरा ये खबर देखिए, ग्रीनलैंड पर कब्जे के बीच अमेरिका को डेनमार्क की वार्निंग आ गई है सामने। पहले मारेंगे फिर पूछेंगे क्यों किया ऐसा। डेनमार्क के सैनिकों को बिना आदेश के गोली चलाने का अधिकार। ग्रीनलैंड पर हमला हुआ तो फौरन मिलेगा जवाब, कह दिया गया है। डेनमार्क ने अपने ऑटोनॉमस क्षेत्र की रक्षा के लिए ये फैसला किया, ये दावा किया कि हमको ये अधिकार है कि हम पहले गोली मारेंगे और बाद में सवाल पूछेंगे कि ये इनसिक्योर क्यों कर रहे थे हमारे इलाके को। अब ये अगर ये स्थिति बनने लगी है तो ये भी समझ लें कि यहां भी क्या 2026 इस जगह को, जो दुनिया में सबसे ठंडी जगहों में गिनी जाती है, क्या खौला देने वाली है? इसको भी जरा समझ लेते हैं। कार्तिकेय काले सर, आपका टेक क्या है? देखिए, ग्रीनलैंड इस समय यूएस की बहुत ज़रूरत है। रशिया के साथ सिचुएशन वैसे ही खराब हो रही है और द नेक्स्ट सबको पता है कि जो गोल्डन एरिया है वो आर्टिक है एंड एवरीबडी इज एमिंग फॉर द आर्टिक। और इस समय रशिया की एक तरह से आर्टिक में हेजेमनी है। जो नॉर्दर्न सी रूट से जितना भी ट्रैफिक जाता है वो सब रशिया के पास है। और आपको खबर पता ही होगी कि रशिया ने $3 बिलियन वर्थ शिप्स जो हैं, स्पेशली जो आइस ब्रेकिंग शिप्स हैं, वो सब कॉन्फिस्केट कर लिए हैं वेरियस लीगल रीजंस देखे। तो देखिए सिचुएशन हीट अप हो रही है एंड इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो डेफिनेटली वांट्स अ स्पेस देयर। वहाँ जमीन पे अपने लोग चाहते हैं और ग्रीनलैंड से बेटर जमीन उनको कहीं नहीं मिल सकती है इस काम के लिए। तो सारा का सारा एम जो है वो नेचुरल रिसोर्स ऑफ आर्टिक एंड द नेक्स्ट यहाँ भी ये बात तो विभूति झा भी मान रहे थे। तो क्या इधर ग्रीनलैंड की तरफ भी क्रूसेड पहुंचने वाला है क्या विभूति झा साहब? देखिए, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में जी प्लीज गो अहेड। फ्रीज हो गया सर, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स फ्रीज हो गई है। ट्रंप के सामने इस समय सब कुछ फ्रोजन लग रहा है। अगली खबर देखिए जरा, पाकिस्तान अमेरिका के लिए भरोसेमंद नहीं, अमेरिका के लिए समस्याएं पैदा करता है पाकिस्तान। जावेद गफ्फारी खबर ध्यान से सुनिएगा। मना होने के बावजूद रणनीतिक, ये नेटो के अतिरिक्त गैर जो रणनीतिक साझेदार है महत्वपूर्ण होने के बावजूद, मतलब नेटो का साथी नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण साझेदार है, उस मेंबर के होने के हैसियत के बावजूद इस पर भरोसा नहीं किया जाता। ये भरोसेमंद साझेदार नहीं है। अमेरिका से ज्यादा ईरान को प्राथमिकता दी गई है। अमेरिका को पाकिस्तान पर पुनर्विचार करने की सलाह दी गई है। न्यूयॉर्क से जारी ये रिपोर्ट है जो बता रही है पाकिस्तान भरोसे के काबिल नहीं। जावेद गफ्फारी, ये मत कहिएगा कोई नई बात बताओ। पाकिस्तान भरोसे के लिए बिल्कुल काबिल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी अपनी ऊपर नहीं बात आने देगा। अमन और पाकिस्तान के ऊपर जब हमला किया जाएगा, कोई करेगा, वो भरोसा उसके ऊपर नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है और वो अपने आजादी से। आपको लग रहा है कि अमेरिका और ट्रंप पाकिस्तान पर भी हमला बोलने वाले हैं? हर वक्त बैठे हुए हैं। और बाकी एक बात और बताऊं, ईरान के हवाले से जस्ट इतना कहूंगा कि ट्रंप कार्ड चलने वाला नहीं है। ईरान, आप खुद देखेंगे कि कुछ दिनों तक आपको बाकायदा तौर पर काम नहीं। जावेद गफ्फारी, आप ये तो नहीं कह रहे हैं कि ट्रंप कार्ड ईरान में नहीं चलेगा? ट्रंप कार्ड ईरान में नहीं चलेगा, वो सिर्फ मुनीर चलवाएंगे पाकिस्तान में, आप ये तो नहीं कह रहे हैं? मैं पाकिस्तान की बात करता हूं तो पाकिस्तान जो मौजूदा हुक्मरान है वो बैठे हुए हैं और वो बेहतर पॉलिसी बना रहे हैं। मैं ईरान की बात कर रहा हूं कि वहां पर
ट्रम्प कार्ड नहीं चलेगा। बाकी रह गया हम पर कोई एतमाद करता है तो जी बिस्मिल्लाह। और आपने देखा जिस तरह सर एक बात बताइए जावेद गफ्फारी, वेनेजुएला से तेल चाहिए, ईरान भी तेल में बड़ा रिच है, इसलिए उस पर निगाहें हैं। आप लोग तो मतलब जब दुनिया भर में अमेरिका की निगाह लालच वाली जा रही है तो आप तो डब्बे में लेके जाते हैं, ये देखिए हमारे मिनरल देखिए, ये देखिए ये वाला पीस देखिए, आपको कैसा लगे? ये ठीक लग रहा है सर? हम पूरा दे देंगे आपको, बलूचिस्तान पूरा दे देंगे। तो दिखाते हैं, आपके पास तो कुछ है ही नहीं ना। नहीं सर, इस तरह से हमको अपनी जमीन गिरवी नहीं रखनी सर। सर हमको, हमारे पास कुछ नहीं है, हम टॉप 5 इकोनॉमी में है, हमारे पास कुछ नहीं है, हमको मंजूर है सर। हमारी पर कैपिटा इनकम को आपके यहां से कंपेयर कर लीजिएगा, हमको ये गुर्बत मंजूर है सर, हमको ये गुर्बत मंजूर है सर। लेकिन ये बताइए, अरे ये बताइए, बाकी जगहों पर तो जाकर वो उठा के ले आ रहा है जिसका मन कर रहा है, आपको कहीं इस बात की तकलीफ तो नहीं कि हाय मुनीर रह गए, क्यों नहीं गए, वो उनको भी उठा लेता कोई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अल्लाह की मेहरबानी से पाकिस्तान इंशाल्लाह मजबूत हो रहा है और मजबूत होगा। दिनेश आप देखेंगे, आप और मैं दोनों प्रोग्राम करेंगे मिलके और उसके अंदर हम दोनों पाकिस्तान की वो बढ़ती जो है वो दिखाएंगे। और आप सर हमारा तो हिस्सा रहा है, हमारा तो हिस्सा रहा है सर। हम तो हमेशा पूरी दुनिया के लिए बेहतरी चाहते हैं, लेकिन हम ये थोड़ा सा हम ये देख के हैरान है कि कैसा बरगलाया गया वहां के लोगों को टू नेशन थ्योरी के बाद, कि देखिए अपने ही लोगों की जान के दुश्मन हो गए। लेकिन मैं अभी ये विषयांतर हो जाएगा। अब जरा ये खबर देखिए, तुर्की ने पीस टॉक से खुद को अलग कर लिया है। जावेद गफ्फारी, आपके लिए महत्वपूर्ण खबर है, बातचीत प्रक्रिया में भाग नहीं लेने का फैसला। तुर्की का कदम कूटनीतिक संकेत माना जा रहा है, शांति प्रयासों पर नकारात्मक असर संभव है। मतलब आने वाले दिनों में अफगानिस्तान पाकिस्तान एक बार फिर से शुरू हो सकता है। 2026-2025 से ज्यादा जलाने वाला साबित हो रहा है। जनवरी में यह दिखाई दे रहा है और हमारे गेस्ट ने कहा है कि आने वाले दिनों में और बढ़ता जाएगा।